अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे आज जो मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम, ये जो कॉन्फ्रेंस है, इसमें यकीनन पाकिस्तान के लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हमने देखा आज 16 तकरीबन जो है वो MOUs 14 MOUs साइन हुए, और ये MOUs ज़्यादातर हम देख रहे हैं पाकिस्तान और इंटरनेशनली कुछ कंपनीज हैं उनके दरमियान किए गए। ख़ासकर हम देख रहे हैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना जियोलॉजिकल सर्वे के दरमियान भी एक MOU साइन किया गया। इस तरीके से बैरेट गोल्ड के दरमियान और पाकिस्तान MSP के दरमियान भी एक MOU साइन किया, और दे आर मच मोर, यानी कि 14 MOUs तो साइन हुए हैं। इसको अगेन एक इम्प्लीमेंटेशन की तरफ, एग्रीमेंट्स की तरफ जो है वो लेके जाना है। और साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि न्यू अपॉर्चुनिटीज़ जो कि आगे चल के हम प्रोग्राम में आपको कुछ गुड न्यूज़ भी बताएंगे कि हमारे पास गोल्ड की और कॉपर की कुछ डिस्कवरीज जो है वो चागी में भी हुई हैं। तो बड़ी एक आज का दिन बड़ा हैपनिंग दिखाई दे रहा है। और साथ साथ जब ये माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर के अंदर काफ़ी इन्वेस्टमेंट के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो वहीं हम बात करें कि हमारा कंट्री कितना ब्लेस्ड है, हमारे पास कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, और आने वाले दिनों में मज़ीद कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हम फर्दर जो है वो अवेल कर सकते हैं। पाकिस्तान के पास ये कितना ज़्यादा हाई टाइम है कि हमारी ह्यूमन कैपिटल जो कि दुआ गो रहती है कि पाकिस्तान की इकॉनमी के नंबर्स अच्छे हों, तो आज हमारे लिए वाकई वो दिन आ चुका है जिसमें ये नंबर्स, ये रौनकें मौजूद हैं। आज डिटेल डिस्कशन करेंगे। हमारे पास एक ज़बरदस्त पैनल मौजूद है, उनको खुशामदीद कहेंगे। हमारे साथ मौजूद है शकील मुनीर साहब, आप फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। और हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान शौकत साहब, आप प्रेसिडेंट हैं रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के, उनको भी खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। और कराची स्टूडियोज से हमें ज्वाइन कर रहे हैं खालिद फातमी साहब, आप एनालिस्ट हैं, एक्सपर्ट हैं, उनको भी वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम खालिद फातमी साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द शो। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं चाहती हूँ एक रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है, वो देखें आप। माइनिंग एंड मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम, ख़ास कर ये जो पाकिस्तान के लिए एक बड़ी एक गुड न्यूज़ है, इसके हवाले से एक छोटी सी रिपोर्ट है, देखें फिर वापस आते हैं, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। These deposits value trillions of dollars, and if we are able to harvest these great assets, I can say without any fear of contradiction that Pakistan would say goodbye to institutions like IMF. के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। फोरम में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा, वज़राए आला समेत अमरीका, चीन, सऊदी अरब, रूस, फिनलैंड, तुर्की और दीगर ममालिक के वफूद शरीक हुए। जी, रिपोर्ट आपने देखी। एक हम कह सकते हैं MOUs का साइन होना, इसके ऊपर अग्रीमेंटेशन के हवाले से बात करना, और साथ साथ आने वाले दिनों की तैयारी करना, ये नीड ऑफ द आवर भी है। और हम देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब का ये इनिशिएटिव, ये मिशन है। शकील मुनीर साहब से मैं प्रोग्राम का आगाज़ करूँगी। शकील साहब, क्या कहेंगे? आपने खुद से भी ये कॉन्फ्रेंस विटनेस की, आप गए, मज़ा आया, हम ऑफ द रिकॉर्ड ये बात भी कर रहे थे। क्या लग रहा है, कितना इंपॉर्टेंस दिख रही है माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर में? एक तो SIFC की कोशिशों से इस सेक्टर को हम कह सकते हैं ना कि लाइमलाइट में लाया गया, और उसके बाद मज़ीद काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिस्मिल्लाह, थैंक यू नताशा। बिल्कुल, आज मैंने अटेंड भी की कॉन्फ्रेंस, और मिनरल कॉन्फ्रेंस का मैं समझता हूँ कि बड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम रिज़ल्ट आएगा। उसमें एक तो सबसे जो बुनियादी चीज़ थी कि SIFC की कोशिशों से आज पाकिस्तान में जो मिनरल्स हैं, एग्जिस्ट करती हैं, उसके बारे में वर्ल्ड को नो हाउ मिली कि जी हमारे पास है क्या क्या, हमारे पास कितनी उसमें टन में या ह्यूज कैपेसिटी जो है हमारे पास अवेलेबल है। और उसके ऊपर आज जो है वो लोगों को अवेयरनेस मिली, और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इसमें मैंने देखा मुख्तलिफ वहाँ एग्जिबिटर्स ने अपनी प्रोडक्ट्स को एग्जिबिट किया हुआ था, और जो कि बहुत सारे पाकिस्तान के चारों प्रोविंसेस और AJK और गिलगित बल्तिस्तान से लोग आए हुए थे, जो कि डिफरेंट उसमें मिनरल्स को लेके आए हुए थे, उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे। और ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। उससे मैं समझता हूँ कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम रिजल्ट्स आएंगे, और इसमें हम चूँकि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत रिच है, माइंस एंड मिनरल सेक्टर में बहुत रिच है। हमारे पास आप हर एरिया को अगर देख ले तो उसमें हमारे पास ह्यूज डिपॉजिट्स हैं,
جس میں ہمارے پاس بہت کام کرنے کا بہت کوشن ہے اور بہت اسکوپ ہے کہ ہم اس میں کام کر سکتے ہیں اور اس میں ہمیں بہت اچھا رزلٹ مل سکتا ہے اس کے وجہ سے. رائٹ، بالکل صحیح فرمایا آپ نے. عثمان صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی، ڈسکوریز ہوئی ہیں اور کچھ اس ٹائپ کی ہم نے آج خبریں سنی، یا ہم کہہ سکتے ہیں کچھ اس ٹائپ کے انکشافات ہوئے جو اس سے پہلے غالباً پتہ ہی نہیں تھا کسی کو. اس کے حوالے سے پلیز ذرا بتائیے. جی تھینک یو نتاشا شو پہ مدعو کرنے کا. جیسے کہ شکیل صاحب نے فرمایا، بالکل یہ کانفرنس جو ہے ایک گیم چینجر ہے ہمارے لیے فار دا مائننگ انڈسٹری آف پاکستان. کیونکہ پرابلم یہ تھی دیٹ مائننگ انڈسٹری پاکستان میں کافی عرصے سے ہم سنتے تھے کہ پوٹینشیل موجود ہے اور اس میں ہونا چاہیے کام، لیکن کارپوریٹ لیول پہ دیر واز نو مائننگ. جو مائننگ ہماری ہو رہی تھی وہ سورٹ آف ٹریڈیشنل مائننگ تھی، بیک یارڈ مائننگ کہہ لیں. آپ کو کارپوریٹس نظر نہیں آتے تھے مائننگ میں، لہٰذا وہ اس لیول پہ نہ ایکسپلوریشنز ہو رہی تھی نہ ترقی ہو رہی تھی. آج ہم نے ڈیفینیٹلی ایک یہ دیکھا کہ پاکستان میں پہلی دفعہ انعقاد ہوا، پاکستان نے اپنی معدنیات کے شعبے کو دنیا کے آگے شو کیس کیا. لیکن سب سے زیادہ جو آپ کہہ لیں کہ سگنیفیکنٹ بات تھی ابھی تک، جو ایک انویسٹمنٹ پاکستان میں آئی ہے جس کو ہم فلیگ شپ انویسٹمنٹ کہتے ہیں، وہ بارک والوں کی ہے، بارک گولڈ کی ہے. آج ان کے سی او برسٹو صاحب وہاں موجود تھے، اینڈ ہی واز یو کین سے دا پوسٹر چائلڈ فار دا پاکستان ٹو شو کیس کہ دیکھیں یہ ایک اینٹی آئی اور اس نے انویسٹ کیا. اور آج انہوں نے بتایا شو اسٹاپر. جی بیکاز انہوں نے باقاعدہ دیکھیں وی کین سے واٹ ایور، لیکن انٹرنیشنل انویسٹر کو جب ایک انٹرنیشنل انویسٹر بتاتا ہے کہ میں یہاں آ رہا ہوں اور میری اتنی آر او آئی ایکسپیکٹڈ ہے، میری انویسٹمنٹس پہ مجھے اتنا ریٹرن ملے گا، تو پھر انویسٹرز بلیو بھی کرتے ہیں. ہم تو ظاہر بولیں گے اپنے بارے میں. تو ان کی وجہ سے بہت ایک کیونکہ دیکھیں 300 لوگ آئے، دیور اباؤٹ 40 odd countries represented, US سے لے کے ٹرکی سے لے کے سینٹرل ایشیا سے لے کے افریقہ کے ممالک سے آئے. اور گول یہ تھا کہ اس وقت لیڈنگ جو ممالک ہیں مائننگ میں، اس میں چلی ہے دنیا میں ایک بہت بڑا، پرو ایک ملک ہے بہت بڑا، DRC کانگو ایک بہت بڑا ملک ہے. یہ ٹاپ 2-3 مائننگ کنٹریز ہیں. پاکستان کو ان کے لیول پہ لے جانے کی بات کی گئی. اور جو برسٹو صاحب ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ جو بارک گولڈ ہے اس میں جو آپ یہ کہہ لیں کہ جو کوانٹم آف آپ کہہ لیں ریٹرن ہے، ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جی کتنا ہے پاکستان ارن کرے گا اس سے، یو نو ایٹ دا اینڈ تو ہم یہی بات کرتے ہیں نا، از اٹ ٹریلینز، از اٹ بلینز، کتنی بات ہوگی. تو $90 بلین کا فگر آج دیا گیا کہ $90 بلین کے ریونیوز آئیں گے اس ایک کان سے، جو ابھی تک انہوں نے فرام دیئر فیزیبلٹیز ان کو پتہ لگا، جس میں اباؤٹ 26 ملین ٹنز آف کاپر موجود ہے، یہ ویریفائڈ اسٹڈیز کی، جی، اور 15 ملین آؤنسز آف گولڈ موجود ہے. آج انہوں نے ایک اور خوشخبری دی کہ جی یہ تو ایسٹیمیٹس ہیں، ان کو بڑھا دیا، انہوں نے 45 کر دیا آج. اور انہوں نے کہا کہ جو ایج آف دا مائن ہے وہ بھی بڑھ گئی 37 سے آلموسٹ 80 ایئرس، بیکاز جب آپ مائننگ کرتے ہیں تو کاپر اینڈ گولڈ کے لیے جا رہے ہیں وہ، دیٹس دا فیزیبلٹی. لیکن آپ کو ہمیشہ ٹریس منرلز ملتے ہیں، آپ کو اور وہاں معدنیات ملتے ہیں، دیٹس ہاؤ نیچر از. تو دے آر ایکسپیکٹنگ کہ ان کو ہیوج ریٹرنز آئیں گے. تو دیکھیں ہم سیئنگ آل آف دس مینز اے لاٹ فار پاکستان. گورنمنٹ کہہ لیں، ہم کہہ لیں، انویسٹرز کہہ لیں، بٹ انٹرنیشنل انویسٹرز کی آج واقعی توجہ مرکوز تھی ان پہ. ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ $2 بلین کی فائنینسنگ لا رہے ہیں پاکستان میں. آل آف دس ول بی فائنانس تھرو IFC، تھرو ڈفرنٹ ادر. اچھا، بہت سارے جو انٹرنیشنل انویسٹرز موجود تھے، کچھ تو MOUs سائن ہو گئے، 14 MOUs ہم نے آج دیکھے، کچھ ڈفرینٹ انٹرنیشنلی، کچھ بارک گولڈ کے ساتھ بھی مزید ہوئے. کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ فردر کوئی گنجائش ہے، یعنی کہ ابھی انویسٹمنٹ آپ نے کہا $2 بلین کی ہے، کوئی اور فردر انویسٹمنٹ آپ کو لگتا ہے کہ نیئر ٹرم میں پٹ آن ہوگی اس کے اوپر؟ یس دیکھیں آج کا یہ جو آپ کہہ لیں کہ یہ پلیجز انہوں نے بتایا کہ $2 بلین کے ہیں، اور وہ پلیجز اکراس انویسٹرز ہیں، اس میں IFC شامل ہے. IFC تو انفیکٹ یہ کر رہا ہے کہ آپ کو ریل نیٹ ورک چاہیے. دیکھیں مائنز آر ان دا مڈل آف نو ویئر، بہت دور دراز علاقوں میں ہیں، تو آپ لے کے کیسے آئیں گے؟ تو ایون جسٹ دا ریلوے لائن فرام دیر از 350 ملین، وہ بھی IFC فنڈ کر رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں جب انفراسٹرکچر بنے گا نا آپ کی ریلوے، تو آل دیز انویسٹرز، ٹرکی کے آئے، سعودی کے لوگ تھے، US کے بھی، ایون ہرٹ کے کچھ لوگ ہیں، انہوں نے آپ کو ڈسکلوز نہیں کیا، بٹ دے آر بگ انٹرنیشنل انویسٹرز، وہ بتانا نہیں چاہ رہے کہ اس انڈسٹری میں آ رہے ہیں، بٹ دے ور دیئر ٹو. تو یہ ایک بہت ہائی لیول پہ آیا ہے، اینڈ آئی بلیو اب ہم دیکھیں گے دی انویسٹمنٹس کمنگ ان. پاکستان از اے لیوکریٹو مارکیٹ اور مائننگ سیکٹر کے اندر بہت زیادہ پوٹینشیل موجود ہے. فاطمی صاحب کیا کہیں گے؟ انویسٹمنٹ کانفرنس آج اور کل دونوں دن ہوگی، یقیناً مزید انٹرنیشنل انویسٹرز کی توجہ مرکوز ہوگی، اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ جو ہمارے پاس ایک ہم کہہ سکتے ہیں نا مائننگ کا خزانہ موجود ہے، وہ ایسٹیمیٹڈ ہے. ابھی اس میں فردر مور اس میں گنجائش تو ہے، یعنی کہ کون کون سے منرلز ہو سکتے ہیں، کتنے قسم کے ہو سکتے ہیں، ابھی تو صرف ایک تخمینہ لگایا گیا ہے. آپ کیا کہیں گے سر؟
बिल्कुल दुरुस्त अभी हमारे दो जो भाइयों ने इस्लामाबाद रावलपिंडी से कहा है, बिल्कुल दुरुस्त कहा है, मैं एग्री करता हूँ। असल में देखिए चीज़ें समझने की ये होती हैं कि बहुत सी चीज़ जैसे माइनिंग के बारे में हमें हमेशा से पता, आज नहीं पता चला, और मेरा ख्याल मैंने आपके साथ 2500 प्रोग्राम में ये कहा कि ये बहुत बड़ी दौलत है जो हम मिस कर रहे हैं। लेकिन मसला ये था कि वो बिल्ली के गर्दन में घंटी बांधे कौन, कि करे कौन, आगे कौन बढ़े। इस हुकूमत को ये क्रेडिट जाता है कि इन्होंने पूरी दुनिया से लोगों को लाकर बैठा दिया और एक मेज़ पे बैठा दिया और ये कहा कि देखिए साहब, आप भी बताएं और हम भी बताएं कि हमारे पास जो माइनिंग है, जो माइंस हैं, उसको हम कैसे आवाम के लिए इस्तेमाल। तो ये अच्छा, एक चीज़ समझ लें आप कि दुनिया जब से कायम, सारा खेल इकानमी का है। सदियों हम एग्रीकल्चर में रहे, फिर इंडस्ट्रीज़ में गए। अब जो नया वक्त आया है वो ये है कि इंडस्ट्रीज़ भी ओवरफ्लो हो गई है, एग्रीकल्चर भी बहुत कुछ आगे पीछे। तो अब नया ज़माना ये है कि जो अल्लाह ने हमें नेमतें दी हैं उसको हम कैसे, पेट्रोल है, आपको याद है सिर्फ 100 साल पुरानी बात है, 1928 में तक सऊदी अरब के पास कुछ नहीं था, पेट्रोल निकला, उसके तकदीर बदल गई। कतर से गैस, रूस के पास सबसे बड़ा उनके पास ख़जाना निकला, शक्ल बदल गई। हमारे पास तो सोने की, आप सुन रहे हैं, पिछले 20 साल से हम रिकॉर्डिंग का शोर सुन रहे थे। क्या वजह थी मुझे नहीं मालूम, केस कचहरी आगे पीछे, इस हुकूमत ने लाके उनको भी बैठा दिया। तो गोल्ड, अच्छा गोल्ड जो है एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ गोल्ड निकलेगा कॉपर ऑटोमेटिकली वहाँ होगा, कॉपर से ही ट्रांसफ़र होता है, मिलियंस ईयर में गोल्ड में तब्दील होता है। तो गोल्ड माइन का मतलब है कॉपर। तो ये बहुत बड़ी दौलत। अच्छा, इसके बाद अभी ये तो आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि तो अभी एक उन्होंने एस्टिमेट दिया है। और हमेशा याद रखिए कि बड़े जो फॉरेनर्स हैं, जो बाहर के एक्सपर्ट्स हैं, वो हमारी तरह बहुत जज्बाती नहीं होते। दे गो एवरीवेयर, दे गो विद द कैलकुलेशंस कि क्योंकि उनका मसला पैसा होता है कि भाई हम जो खर्च कर रहे हैं आ क्या रहा। तो ये जो एस्टिमेट दिया है, आई एम श्योर कि इसको आप 60% मल्टीप्लाई कर दें या ऐड कर दें, क्योंकि ये इससे बहुत ज़्यादा निकलेगा जो कुछ वो बता रहे हैं। तो ये जो कॉन्फ्रेंस है, ये कॉन्फ्रेंस बिलाशुबहा 24 करोड़ आवाम की तकदीर बदल सकती है, बशर्ते कि इसकी सही यूटिलाइजेशन हो जाए, हुकूमत इसको सही खर्च कर सके और आवाम इसको कबूल कर सके। क्योंकि हमारे यहाँ देखिए, माने या ना माने, अनसर्टेनिटी जो है वो प्रॉब्लम बनी हुई है। तो अनसर्टेनिटी ख़त्म होगी तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों में शऊर आएगा, लोग समझेंगे, अपनी दौलत का फ़ायदा उठाएंगे। और ये मैं समझता हूँ मुबारकबाद के काबिल हैं ये लोग जो बैठे हुए हैं, और जो मुस्तकिल, आपने खुद कहा 14 या 12 कितने MOU साइन हुए हैं। यह मजाक नहीं, एक दिन में पूरी दुनिया से, अज़रबैजान से भी आए, टर्किया से भी आए, अपने अमेरिका से भी आए हैं, रूस से भी आए, चीन से भी आए हैं। तो ये कोई मजाक नहीं है, बहुत, मैं समझता हूँ बहुत बड़ा कदम हुकूमत ने उठाया और बहुत कामयाबी से उठाया, यानी बहुत सॉलिड ग्राउंड पे इतने लोग जो अब इस वक्त आप इंटरनेशनल जो हालत देख रही हैं पूरी दुनिया की, उसमें किसी जगह इन्वेस्टमेंट के लिए एक जगह 50 या 40 ममालिक को बैठा देना इटसेल्फ बहुत बड़ी क्रेडिट है, यानी इसको, इसकी तारीफ अलग है। इस वक्त सवाल ये है कि कोई आने को तैयार नहीं, बात करने को तैयार नहीं। तमाम लोग अपने अपने मुल्की मसाइल में फिनंशियली परेशान हैं, चाहे वो अमेरिका हो, यूरोप हो, रशिया हो, चीन हो। तो मैं समझता हूँ इट इज़ ए great achievement for our government and our nation. राइट, इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। मैं शकील मुनीर साहब आपसे पूछूंगी, खासकर इनके हवाले से जब बात ही कर रहे हैं, हमारे पास सिर्फ गोल्ड, कॉपर, ये तो चले एक बड़ी इंटरनेशनली इन्वेस्टमेंट और ये तमाम चीज़ें रिक्वायर्ड हैं माइनिंग के लिए भी। ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारे मिनरल्स पर काम हो रहा है, तो आप क्या समझते हैं ये खातिर ख्वाह हो रहा है? काइंड ऑफ हमारे पास कितने जेम्स, कितने मार्बल्स और बेहतरीन किस्म के जो है वो क्वालिटी ज्वेलरी जेम्स भी मौजूद हैं, तो इसके हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, एक बात आप नताशा, मैं बताते चलूँ आपको कि पाकिस्तान ऐसा खित्ता है कि जहाँ पे हर किस्म की वैरायटी, हर मिनरल हमारे पास अवेलेबल है। आप मार्बल ग्रेनाइट में जाएंगे, आपको उसमें ह्यूज एक वैरायटी है, डिफरेंट ऑफ कलर्स हैं जो यहाँ पे पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, जो कि शायद हमारे नेबर कंट्रीज़ में नहीं है, अवेलेबल नहीं। जैसे उस्मान साहब ने कहा कि पहले सिर्फ एक पुराने तरीके से माइनिंग की जाती थी, क्या कुछ चेंजेस आए हैं इसके अंदर? उसमें ऐसे है कि एक पहले एक ब्लास्टिंग मेथड से ज़्यादातर लोग काम करते थे, क्योंकि माइनर को उसके बारे में नो हाउ नहीं थी। अभी इस वक्त ये सूरत हाल है कि तकरीबन 20% 25% मैकेनाइज्ड माइनिंग हो रही है, उसका लोगों को अवेयरनेस आई है। तो लोग, माइनर अब इस साइड पे आना शुरू हो गए हैं कि जी हमें लेटेस्ट मशीन और इक्विपमेंट्स अगर अवेलेबल हों तो हम मैकेनाइज की साइड पे जाएं। अब उसके लिए देखें, चाहिए तो ये कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी जब जो भी पॉलिसी बनाते हैं तो स्टेक होल्डर्स को ज़रूर ऑन बोर्ड लें, जो कि नहीं लिया जाता है। अभी देखें, मिनरल पॉलिसी बन रही है,
मिनरल पॉलिसी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन्वेस्टर पॉलिसी कि आप इन्वेस्टर को अट्रैक्ट कैसे कर रहे हैं, उसके लिए उसको क्या आपने मिनरल पॉलिसी में आपने इन्वेस्टर के लिए कुछ नहीं रखा हुआ कि वो उसको कैसे आप अट्रैक्ट करेंगे। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि उसके लिए मिनरल पॉलिसी में। फिर दूसरी चीज़ अभी देखें, आप कहते हैं कि मिनरल पॉलिसी में हमें लीज़ जो है पहले 30 इयर्स की होती थी और एक्सटेंडेबल होती थी, अभी उसको 10 साल पे उस पर वो किया जा रहा है और 10 साल के बाद कहा जा रहा है कि जी उसको ओपन ऑक्शन किया जाएगा। मुझे बताएं कौन सा इन्वेस्टर जो है वो, क्योंकि एक कोई भी क्वायरी डेवलप करनी है, चाहे वो मेटल मिनरल्स है, चाहे वो प्रेशियस स्टोन है, सेमी प्रेशियस स्टोन है, मार्बल ग्रेनाइट है, कोई भी क्वायरी आप डेवलप करनी है उसको इनिशियल तो 2-4 साल 5 साल तो वैसे ही उसको डेवलप करने में लग जाते हैं। तो अब अगर आप 10 साल उसकी वो रख देंगे, लिमिट रख देंगे, तो कौन सा इन्वेस्टर उस तरफ अट्रैक्ट होगा। तो इन चीज़ों को भी तो कम से कम अंडरस्टैंड गवर्नमेंट को करना चाहिए। गवर्नमेंट इसमें अगर स्टेक होल्डर्स को इसमें ऑन बोर्ड ले और उसके ऊपर डिस्कस करके इसका फ्रेमवर्क बनाए तो मेरे ख्याल से दैट वाज द पर्पस ऑफ SIFC, इसीलिए कायम किया गया था। तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम तो मिनिस्टर्स, उसमें डेफिनेटली उसका बेहतर रिजल्ट आएगा। चीफ भी ऑलरेडी मौजूद है, एक हाई डेजिग्नेटेड हम कहेंगे ये एपेक्स बॉडी बनी थी जिसके बाद हम ये इम्पैक्ट्स देख रहे हैं। 100 इंडेक्स देखते चलते हैं आज की पोजीशन क्या रही, आज हमारे पास क्या हाइलाइट्स मौजूद हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। आज ओपन हुई मार्केट 1,14,909.48 के लेवल पर, हायर साइड टू मार्केट गई 1,16,692.29, लोअर वाज 1,15,560.9 एंड फाइनली क्लोजर 1,15,532.43, यानी कि 622.95 के लेवल के साथ एक पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी परफॉर्मेंस आज पंच की गई। कल के दिन हम कह सकते हैं एक ज़्यादा फियर दिखाई दे रहा था, आज मार्केट ने उसको ओवरकम किया, थोड़ा सा रिकवरी देखी गई और ये रिकवरी अगर ऐसे ही पोजीशन और ऐसे ही अलाइनिंग तौर पे चलती रही तो हमारे पास 3 ट्रेडिंग सेशंस और बाकी हैं। यकीनन मार्केट इसको रिकवर भी करेगी और बाय ऑन डिप्स का एक ऑप्शन प्रिवेल करके अच्छी सी बाइंग होगी। मैं उस्मान शौकत साहब से पूछूंगी, उस्मान साहब अपार्ट फ्रॉम दैट, एक अगर हम इन्वेस्टमेंट ये फोरम के हवाले से भी बात कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा हम अमेरिकन टैरिफ के हवाले से बात करें, जो कि कल के दिन हमने एक इंटरनेशनली लोकली मार्केट्स के अंदर फियर देखा था और ये फियर आपको पता है मार्केट तो सेंटिमेंट ड्रिवन होती है, फॉरेन ही जो है वो इसको हम कह सकते हैं कि एक सेंटिमेंट्स उसके आ जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें थोड़ा सा बिजनेस की, अगर हम टेक्सटाइल के ख़ासकर जो बिजनेसेस देखते हैं, ज़्यादातर डिपेंडेंसी ऑफ टेक्सटाइल या ज़्यादातर जो ऑर्डर्स होते हैं वो हम US मार्केट्स के साथ उनकी कंजम्पशन देखते हैं। अब जबकि ये टैरिफ वॉर है, पाकिस्तान के ऊपर तो 29% टैरिफ है, डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट सिनेरियोज़ हैं, चाइना का 50%, इस तरीके से और भी। क्या लगता है आपको किस तरीके से दुनिया इसको एब्जॉर्ब करेगी या रिटर्न करेगी? आने वाले दिनों में इसका क्या रिएक्शन होगा? जी बिल्कुल, ये बहुत इस वक्त कह लें कि एक हॉट इशू है ग्लोबली और कल से हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट्स में एक ब्लड बाथ ही मैं कहूँगा हो रहा है। कल जो ब्लड हमने बाथ हुआ ब्लड था, बाथ बिल्कुल, देखा, बिल्कुल। 9,000 पॉइंट के करीब हमारी स्टॉक मार्केट गिरी। ठीक है, रिकवर कर गई 4,000 पॉइंट, बट स्टिल एट वन पॉइंट इट वाज डाउन 8,700 पॉइंट्स। ग्लोबली डाउ जोन्स एवरी इंडेक्स ग्लोबली ज़्यादा इम्पैक्ट था, लोकली तो फिर भी हम कल को तो कहेंगे कहा गया है कि 2003 के बाद शायद इतना ब्लड बाथ नहीं देखा गया। और लेकिन एट द अदर एंड जब आप अमेरिका की स्टेटमेंट्स देखें आज सुबह इस ब्लड बाथ के बाद, उन्होंने इसको शग ऑफ किया। उन्होंने कहा कि जी ये एक वक्ती एक कह लो रिएक्शन है मार्केट्स का, जो लोग ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, इवेंचुअली ये सेटल डाउन होगा, विच आई बिलीव होगा। देखिए US भी क्या चाह रहा है इस वक्त, देखिए ट्रम्प इज़ अ बिजनेसमैन, वो एक बिजनेसमैन की तरह सोचते हैं, वो कहते हैं कि जी एवरीथिंग इज़ अ नेगोशिएशन। उन्होंने ये जो टैरिफ 29 हम पे लगाया या और कंट्रीज़ पे लागू किए, जिसमें बाय द वे बांग्लादेश, वियतनाम, ये ममालिक टेक्सटाइल में हमसे काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं और इनकी टीम्स ऑलरेडी वाशिंगटन DC आज पहुंची हुई हैं। हम थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि डिवैल्यूएशन से फायदा उठा सकते हैं, अगर इन अदर वर्ड्स दिस इज अनदर डिबेट। लेकिन टेक्सटाइल की कंट्रीज आर देयर, दे ट्राइंग टू नेगोशिएट, वो कर रहे हैं नेगोशिएट। हमारी टेक्सटाइल की, आई वाज टॉकिंग टू हमारे जो टेक्सटाइल के हमारे एप्टमा है या जो और इदारे हैं, उनसे हमारी बात हुई तो डेफिनेटली पाकिस्तान की $17 बिलियन की एक्सपोर्ट है टेक्सटाइल्स की है, उसमें से अबाउट $5 बिलियन पाकिस्तान अमेरिका को बेचता है। डायरेक्ट टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स ऑफ 5 बिलियन गो टू अमेरिका, व्हिच इज लॉट। 5 बिलियन भी 17 बिलियन में प्लेस 25-30% आपकी एक फिगर आती है, लेकिन ईयरली बहुत बड़ा ईयरली बहुत बड़ा है, तो वो 5 बिलियन इज द अमाउंट। अब प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान का इस वक्त ट्रेड इम्बैलेंस है इन आवर फेवर। हम इंपोर्ट भी कॉटन ही करते हैं अमेरिका से, आपको पता जो अमेरिका से हमारी इंपोर्ट है वो भी ज़्यादा कॉटन ही है, और वो 2 बिलियन की है तकरीबन, तो हमारे फेवर में 2.5 बिलियन पे है ये इस वक्त ट्रेड डेफिसिट। ट्रंप ने जब ये लगाए थे, आपको याद होगा टैरिफ्स के बेसिस उसने ये कहा था कि कंट्रीज़ ने अनफेयरली
इंपोर्ट अपनी ज़्यादा की कम की हुई है और एक्सपोर्ट अमेरिका को ज़्यादा करते हैं, लिहाजा बैलेंस उनके फेवर में, इसलिए मैं टैरिफ्स लगा रहा हूँ। तो एक उनकी तरफ से बड़ी अच्छी तजवीज़ आई कि अगर आप 2.5 बिलियन जो हमारे फेवर में, हमें कॉटन चाहिए, हमारी कॉटन अच्छी नहीं चल रही, लास्ट 2-3 ईयर्स से कॉटन क्रॉप हैज नॉट गिवन द यू रिजल्ट। कैन से कि हमारी डिमांड भी तो अब ज़्यादा हो ज़्यादा। गई है, तो वो हमारी कहता है अब एक्सपोर्ट 2.5 भी ज़्यादा हो गई है। Exactly. तो वो 2.5 बिलियन आप अगर अमेरिका अब जाएगी टीम हमारी, आई थिंक हम निगोशिएट होगा, ट्रम्प वांट्स दैट कि आप निगोशिएट करें, उनको कहे जी 2.5 बिलियन के हम आपसे कॉटन कपास ही और खरीद लेंगे। एंड पाकिस्तान इज वेरी डिप्लोमेटिक माइंडेड, अब हम कह सकते हैं कि नाउ डेज को हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं दे आर वेरी डिप्लोमेटिक। एंड ट्रम्प इज लाइक दैट, ही इज अ नेगोशिएटर। वो एक बिजनेसमैन है, तो वो कहते हैं जी अगर 5 बिलियन को बैलेंस आउट कर देंगे तो ही इज फाइन विद द टैरिफ्स। उसने स्टार्ट ही टैरिफ इसलिए कहता है कि जी इम्बैलेंस है। पाकिस्तान ने इन्वेस्टमेंट की दावत भी तो दी है मिनरल्स के अंदर कि माइनिंग सेक्टर में आ जाए आप लोग, तो क्या लगता है कि यहाँ पे दार साहब चांस है? की, हमारे डिप्टी पीएम साहब की बात भी हुई उनके फॉरेन सेक्रेटरी से, और उन्होंने इस पे स्पेशली माइनिंग पे बात की कि जी माइनिंग सेक्टर में हम करेंगे। और आज यूएस के लोग वहाँ मौजूद हैं, बल्कि ये जो 2 बिलियन की मैंने जिक्र किया, बारिक जो इन्वेस्टमेंट ला रहा है उसमें आईएफसी और यूएस बैंक्स का भी रोल है, जापान भी आ रहा है उसमें, कनाडा इज कमिंग। और वो आपके पिछले पॉइंट को मैं ऐड करूं कि जो आपने कहा ना कि विच फर्दर इन्वेस्टमेंट्स विल कम, तो जो कॉपर की बात हो रही थी, कॉपर एक्चुअली इज द लाइफलाइन फॉर अ लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज। स्वीडन, जर्मनी, जापान, कोरिया द लार्जेस्ट यूजर्स ऑफ कॉपर, वो अपनी सप्लाई चेन सिक्योर एंड व्हाट अबाउट पाकिस्तान? पाकिस्तान की खुद की भी तो नीड है बहुत। यस, बट दीज आर द लार्जेस्ट इंपोर्टर्स। तो ये अभी बारिक से जो इनके एडवांस आप कह लें कि इनके साथ परचेजिंग कर रहे हैं फॉर द कॉपर टू सिक्योर देयर सप्लाई चेन्स फॉर द फ्यूचर। ये एक अदर कैश स्ट्रीम है जो आ रहा है, एक तो माइनिंग में आ रहा है ना, एक आ रहा है जो कॉपर निकलेगा उसको कंपनीज प्री बाय कर रही है टू सिक्योर देयर कॉपर सप्लाई चेन्स। तो ये भी एक फाइनेंसिंग और हमारे पास 50-50 का रेशियो है पाकिस्तान का और भारत गोल्ड का। चले जी, ये तो बड़ी विन विन सिचुएशन होगी और ये बड़ी एक गुड न्यूज़ है। फातमी साहब, आपसे पूछना चाहूँगी, पाकिस्तान के लिए फ्यूचर बड़ा ल्यूक्रेटिव दिखाई दे रहा है, खासकर अगर हम बात करें कि जैसे अभी उस्मान साहब ने बताया कि फ्यूचर ऑर्डर्स भी मौजूद हैं, माइनिंग सेक्टर के लिए एक बड़ा रेवोल्यूशनाइज जो एक फ्रेमवर्क है या स्ट्रेटेजिकली हमने एक बिछाया है जाल, तो बड़ा अच्छा साबित होगा ये। बिल्कुल दुरुस्त, मैंने दोनों की गुफ्तगू सुनी, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात। बल्कि इन्होंने जो एक पॉइंट उठाया था शायद शकील साहब ने, उसके हवाले से कि लीज़ के हवाले से, वो बहुत वैलिड है और मेरा ख्याल है कि हुकूमत को सोचना चाहिए कि 10 साल की लीज़ कम। ये तो एक बात। दूसरी बात ये है कि माइनिंग में जो उन्होंने कहा बिल्कुल सही है। ये तो असल में हम ज़रा जज्बाती होके, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, गोल्ड में चले गए, गोल्ड और इसमें ज़्यादा गोल्ड में गए और इसमें मिनरल में चले गए। देखिए हमारे पास जो मार्बल और मिनरल से वो भी बहुत बड़ी तादाद है। अभी इस करदू में और उस इलाके में इतने निकल रहे हैं वाइट मार्बल, जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि दुनिया के बहुत कम ममालिक हैं जहाँ उस क्वालिटी का नहीं। सारा खेल ये है इस वक्त जो हमारे लिए, वो ये है कि जो चीज़ें निकल रही हैं उसकी मार्केटिंग हम नहीं कर पा रहे हैं। वो भी बात दोनों ने बहुत अच्छी डिस्कस की, आपके मेहमानों ने, कि सारा मसला ये है कि आप उसकी मार्केटिंग कैसे करेंगे। तो ये जो आप आज की जो 2 दिन की कॉन्फ्रेंस है, सही मानों में ये हेल्प करेगी टू फाइंड आउट एजेंट्स फॉर द मार्केटिंग, क्योंकि अब पूरी दुनिया में चीज़ें एजेंट के थ्रू बिकती हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि अगर तो हम मार्केटिंग में कामयाब हो गए, हमारे पास जो लोग ख़ास के जो हम पूरी दुनिया में सफारत खाने में जो कमर्शियल सेक्रेटरीज होते हैं, जिनका काम ही यही है, अगर उनको हमने सही ब्रीफ किया, सही ट्रेन किया, सही मशवरा दिया और वो वहाँ बैठ के करें, तो ये बहुत हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि चीज़ तो हम देखिए, चीज़ तो हमारे पास है और पहले भी थी, अब भी है, कल भी रहेगी। मैं हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तान में अल्लाह न करे किसी चीज़ की परेशानी नहीं। इस पूरे साउथ ईस्ट एशिया में हम उन चंद क्या, बल्कि मैं कहता हूं शायद वाहिद मुल्क है जहां चारों मौसम, चारों किस्म के चीज़ें और हर चीज़ मौजूद है। बंदरगाह मौजूद है हमारे पास, जो बड़ी नेमत है, कराची है, गवादर है, पोर्ट कासिम है, बहुत सी चीज़ें। तो अब सारा खेल है कि अगर तो ये इसके बाद, और ख़ास के इसके बाद जो मेरी टाइम के हवाले से कॉन्फ्रेंस वगैरह चल रही है, उससे जो हमारी शक्लें कम्युनिकेशन की बदलेंगी, लॉजिस्टिक की बदलेगी, ग्रीन एनर्जी की बढ़ेगी, इन्वायरमेंट की बदलेगी, तो उससे तेज़ रफ्तारी भी हो जाएगी, चीज़ें भी बेहतर हो जाएंगी हमारी। क्योंकि जैसा कि अभी इन्होंने कहा कि भाई अगर फ़र्ज़ कीजिए बहुत इंटीरियर जाके आपको खुदाई करनी पड़ी, माइनिंग, तो सवाल ये लाना भी तो है शहर उसको, तो उसके लिए जो ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक है, वो अगर हम उसमें ज़ाहिर कर रहे हैं, बहुत मॉडर्न इक्विपमेंट के साथ वर्क करें, तो ये एक इतनी बड़ी खुशखबरी है पाकिस्तान के लिए कि आवाम को थोड़ा सा हुकूमत को स्पेस देना चाहिए, थोड़ा सा वक्त देना चाहिए कि वो इसको जो भी उनके जहन में और जो प्लानिंग है, जो नज़र आ रहा, उस पर काम कर दें, ताकि 1, 2, 3 साल में शक्ल वाज़े निकल आए और हम कह सकें कि जो टर्मोइल से हम गुजरे, जो परेशानियों से गुजरे, उससे निकल आए हैं।
बिल्कुल सही फरमाया आपने कि हमारे ऊपर जो एक कहते हैं ना एक्सटर्नल बैगेज या हमारे पास जो एक रीपेमेंट्स के इश्यूज होते हैं वहाँ से हम निकल आएँ और फिस्कल डिसिप्लिन आ जाए। शकील साहब, अमेरिकन टैरिफ का मैं उस्मान साहब से भी पूछ चुकी हूँ, आपसे भी पूछना चाहूँगी, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि हम अपने लिए दूसरी मार्केट्स ढूंढें ताकि यहाँ से जो इश्यूज़ हैं इसको भी सॉर्ट आउट कर ही लेंगे, इसको भी चीज़ों के लिए प्रोपोर्शन हमारा बिल्कुल हम मार्जिन इक्वल कर लेंगे, लेकिन जो हमारे लिए अभी नीड ऑफ द आवर है वो ये है कि न्यू मार्केट्स भी हों हमारे पास, न्यू बिजनेसेस अपॉर्चुनिटीज़ भी हों। बिल्कुल हैं हमारे पास। उसमें इस वक्त देखिए अफ्रीका में हमारे पास बहुत बड़ी मार्केट्स हैं। अफ्रीका में तो ऑलरेडी मिनरल भी हैं, बट ये है कि वो एक बड़ी मार्केट है पाकिस्तान के लिए, वो भी एक बड़ी मार्केट, उसके ऊपर भी काम किया जा सकता है। उसके अलावा आप देखें कि इस वक्त ऑलरेडी हमारी प्रोडक्ट्स जो है वो चाइना एक्सपोर्ट हो रही हैं। चाइना के साथ साथ आप अगर देखते हैं तो हमें उसमें यूरोप में भी बहुत डिमांड है मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के हवाले से, और उस पर भी काम हो सकता है। और मैं समझता हूँ कि जैसे अभी उस्मान साहब ने कहा कि इसमें डेफिनेटली यूएस गवर्नमेंट जो है वो इस पे ज़रूर नेगोशिएट करेगी और इसको डेफिनेटली इसके ऊपर इसकी। अच्छा, उस्मान साहब से ही पूछना चाहूँगी, उस्मान साहब अब हम टैरिफ के हवाले से भी बात कर चुके हैं, पाकिस्तान इसके ऊपर यकीनन निगोशिएट करेगा और फर्दर इसके ऊपर कोई ना कोई आउटकम निकलेगा, लेकिन मिनरल्स के बाद हमारे पास क्या ट्रिगर्स हैं? लाइक एक अगर हम ऑयल प्राइसेस के हवाले से बात करें, एक ब्लेसिंग है, ऑयल प्राइसेस में कमी देखी जा रही है, इंटरनेशनली हम देख रहे हैं डाउनवर्ड ट्रेंड है, और साथ साथ ओपेक के हवाले से भी ये कंसर्न्स आ चुके हैं कि फर्दर जो है वो डाउनवर्ड एक ट्रेंड रहेगा। वी आर यूजिंग अरब लाइट, और अरब लाइट तकरीबन $65 के करीब ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आने वाले दिनों में क्या हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती हैं? क्योंकि अभी हम एनर्जी टैरिफ में कमी देख चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने फर्दर ये कहा है कि यकीनन अभी बजट तक कुछ और गुड न्यूज़ भी देंगे, फिर ऑयल का भी जो एक हम कह सकते हैं कुशन है ये भी आवाम तक पास ऑन होगा। तो क्या लग रहा है आपको इन्फ्लेशन एंड पॉलिसी रेट के हवाले से? जी बिल्कुल, इन्फ्लेशन तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 1.8% पे क्लॉक हुई है फरवरी में, जो 2015 से लोएस्ट था, तो ये एक बहुत अच्छी खबर आई है। काइबोर अनफॉर्चुनेटली स्टेट बैंक ने नहीं गिराया, और ये हर तरफ से एक रिक्वेस्ट थी कि इसको गिराया जाए। तो आई थिंक अब इनका अपकमिंग जो पॉलिसी बोर्ड मीटिंग है उसमें वी आर एक्सपेक्टिंग कि 200 बेसिस पॉइंट्स की रिडक्शन होगी और 10% तक जाएगा। जो आपने अपॉर्चुनिटीज़ की बात की, देखिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी वीज़ावी टैरिफ तो ये है कि वो ममालिक जिन पे 40-50% टैरिफ लग गया, पाकिस्तान उनसे काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अपने पास लेके आ सकता है, रीनेगोशिएट करके अपने लिए फेवरेबल टर्म्स लेके आ सकता है। और सबसे बड़ी बात देखें, अब ये एक ग्लोबल इस वक्त आप पोजीशनिंग की बात है कि आपने ये देखना है कि एनर्जी टैरिफ आपका कम हुआ, आपने कहा जी आगे मजीद भी कमी इसकी होनी है। वी बिलीव आपकी ऑयल फर्दर वेंट डाउन 4% येस्टरडे, अगर आप देखें कल मार्केट्स में भी टर्मोइल था, ऑयल में भी टर्मोइल था। क्यों? क्योंकि वो बिलीव कर रहे हैं कि कल गोल्डमैन सैक्स एंड जेपी मॉर्गन, ऑल द लीडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने कहा कि शायद रिसेशन दोबारा ट्रिगर ना हो जाए ड्यू टू ये जो ब्लड बात हुआ, तो उससे ऑयल की डिमांड और नीचे जाएगी। तो गुड न्यूज़, हम लोगों ने यही ऑयल की प्राइस की एडजस्टमेंट से बिजली में कमी की, जो 10 रुपए हम वहाँ नहीं लेके गए फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में, गवर्नमेंट ने वही ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब इट मींस कि आईपीपीस की एडजस्टमेंट अभी आना बाकी है, इट मींस कि बहुत कुछ बाकी है। कमोडिटीज रेट्स लेके चलते हैं, हमारे पास इंटरनेशनली लोकली क्या अपडेट्स हैं, लेट्स हैव अ लुक। जी, हाइलाइट्स हमारे स्क्रीन्स पर आप देख रहे हैं। गोल्ड की पर तोला प्राइस पाकिस्तान में 3,14,081 रुपीज़ आज के अपडेट से मौजूद है। गोल्ड पर 10 ग्राम 2,69,560 रुपीज़। इंटरनेशनल गोल्ड पर ऑन्स $2,986.64 ये पर ऑन्स प्राइसेस हैं। आप देख रहे हैं कल के मुकाबले में आज थोड़ी सी कमी देखी गई है, कल 3,000 था। ऑयल WTI पर बैरल $60.84, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $64.24, और जैसे कि मैंने अरब लाइट का बताया कि 65 के करीब चल रहा है, $65 के, और पाकिस्तान में हम जो है वो इंपोर्ट अरब लाइट करते हैं, तो ये एक इम्पैक्ट यकीनन अवाम तक पास ऑन मज़ीद होगा जैसे जैसे प्राइसेस में कमी देखी जाएगी। शकील साहब, आपसे ही पूछना चाहूँगी कि क्या लगता है कि अब जो एक इन्फ्लेशन के अंदर कमी वाक़ई हो रही है, तो इंटरेस्ट रेट को कहाँ देख रहे हैं? इंटरेस्ट रेट डेफिनेटली कम होना चाहिए, और उसमें अभी तो फिलहाल गुंजाइश मौजूद है, गुंजाइश है बिल्कुल, अभी तो उसको कम होना चाहिए। और उसी से ही देखें इंडस्ट्री को तभी रिवाइवल हो सकेगा कि जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो इंडस्ट्री का रिवाइवल होगा। इंडस्ट्री का रिवाइवल से ही हमारी एक्सपोर्ट बढ़नी है। हम हर चीज़ को एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है, तो हमें उन चीज़ों को भी तो देखना पड़ेगा। और इसके ऊपर बिल्कुल स्टेट बैंक को चाहिए कि अभी इसमें काइबर को जो है वो नीचे लाएं
और जैसे कि पीएम साहब ने कहा था कि जी हम इसको सिंगल डिजिट में लाएंगे इंटरेस्ट रेट को, अगर सिंगल डिजिट में आ जाता है तो डेफिनेटली आप देखें कि उससे इंडस्ट्री का रिवाइवल मुमकिन हो सकेगा, जो कि इस वक्त जो है इंडस्ट्री सफर कर रही है टोटली उसके बाद। राइट उस्मान साहब, तमाम कंट्रीज़ अपने रिजर्व्स गोल्ड में तब्दील कर रहे हैं। पाकिस्तान के पास ऑलरेडी मिनरल्स के तौर पे अगर हम बात करें या हमारे पास माइनिंग सेक्टर के अंदर पहले ही हमारे पास ख़जाने मौजूद हैं, तो क्या लगता है आपको कैसे पाकिस्तान क्या आने वाले दिनों में फ्यूचर में ये प्लान करेंगे कि रिजर्व्स अपने भी गोल्ड में तब्दील किए जाएं, क्योंकि तमाम दुनिया का यही सोचना है। और अभी थोड़ा सा हम अगर 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर हम थोड़ा सा एक इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव पे देखें तो ये जॉनरा काफ़ी ज़्यादा प्रिवेल हो रहा है। जी बिल्कुल, और आप देख रहे हैं गोल्ड प्राइसेस मुसलसल बढ़ भी रही हैं, और गोल्ड इकोनॉमिक यही एक रियलिटी है कि जब भी अनसर्टेनिटी दुनिया में आती है, जो आजकल फिर आई हुई है, तो गोल्ड बीइंग द सेफ हेवन और गोल्ड बीइंग द सेफ सॉर्ट ऑफ आप कह लें कि ग्लोबली एक बेंचमार्क होता है, तो उसको लोग हमेशा गोल्ड में जाते हैं, बिकॉज दे बिलीव कि करेंसीज इस वक्त अनस्टेबल हैं, दे बिलीव और कमोडिटीज अनस्टेबल हैं। और डॉलर को कहाँ देखते हैं? देखिए डॉलर तो आई बिलीव अभी स्टेबल रहेगा और फर्दर आई थिंक और स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, क्योंकि यूएस में अगर रिसेशन की बात हो रही है तो दैट मीन्स कि यूएस की इकोनॉमी अभी हीटअप नहीं करेगी, इट विल फर्दर गो डाउन। तो हो सकता है कि वहाँ से जो है आपकी डिमांड उतनी ना राइज करे और उस तरह से बाइंग वहाँ से ना हो, तो आई बिलीव डॉलर हमारे लिए स्टेबल रहेगा, करंट अकाउंट डेफिसिट भी हमारा स्टेबल रहेगा, और ऑयल हमें बहुत इस वक्त सपोर्ट देगा। आप अभी मजीद देखेंगे कमी ऑयल की प्राइसेस में, और वहाँ से देखें जो शकील साहब ने बात की कि जो हम एनर्जी टैरिफ में कमी दे रहे हैं वो अल्टीमेटली इंडस्ट्रियलाइजेशन को बेहतर कर रहा है। कॉस्ट ऑफ एनर्जी हमारी बहुत हाई थी, जिसकी वजह से हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाते थे। कई जगहों पे हम जाते थे, रीजन की हाईएस्ट बिजली थी हमारी, तो हम नहीं कर पाते थे, कंपेटिटिव नहीं थे। अब वो मंडियाँ खुल रही हैं, अब ज़ाहिर 7-8 रुपए सिग्निफिकेंट, और आगे मजीद ये कम होगा। फिर रिन्यूएबल एनर्जी जिस तेज़ी से बढ़ रही है, हमने देखा कि अब इस वक्त काफ़ी सारे आपका टेक्सटाइल सेक्टर विंड पे चला गया है। विंड इज़ अ वेरी न्यू यू नो एंड अ लोअर फॉर्म ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी जिस पे हम जा रहे हैं। तो अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास तो बहुत हैं आगे टू गेन, एंड आई बिलीव लोगों को भी इस पे सम्राट मिलेंगे आगे ऑफ द गुड पॉलिसीज। अगेन थैंक्स टू SIFCs, थैंक्स टू द गवर्नमेंट, और इस तरह की चीज़ों को जारी रहना चाहिए to give back to the people. Well, thank you so much उस्मान शौकत साहब हमारे साथ मौजूद रहे। आप शकील साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप तशरीफ़ लाए। तमाम एनालिटिकल व्यूज़ भी हम देख रहे हैं, और फातमी साहब हमारे साथ ओवर कराची स्टूडियो से मौजूद थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में उन्होंने अपना हिस्सा डाला। आज के दिन हम डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं, साथ साथ हम ये भी बात कर रहे हैं कि जैसे कि ब्लेसिंग बन के सामने आ रहे हैं ऑयल प्राइसेस का कम होना, ख़ासकर हम बात करें इंटरनेशनली एक कम्युनिटी का हमारे ऊपर फोकस होना, माइनिंग सेक्टर के अंदर न्यू डिस्कवरीज या न्यू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का आना, और साथ साथ पाकिस्तान के लिए हम कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन का कम होना, ये तमाम ब्लेसिंग बन के हमारे सामने आ रही है। ऑप्टिमिस्टिक रहना है, घबराना नहीं है, क्योंकि ऑफ कोर्स जितना आप ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे ना उतना रिलैक्स होकर आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज आप फियर के अंदर जो है वो काम नहीं हो सकता। करेंसी अपडेट्स हमारे पास मौजूद है, देखते चलते हैं आज के मार्केट में क्या रेट्स रहे। सबसे पहले यूरो बाइंग रही करेंसी में 307.55 रुपीस के लेवल पर, सेलिंग वाज 308.1। यूके पाउंड बाइंग रही 358.47, सेलिंग वाज 359.11। यूएस डॉलर बाइंग रही 280.45, सेलिंग वाज 280.95। चाइनीज युआन बाइंग रही 38.37, सेलिंग वाज 38.43। नेक्स्टली जीसीसी करेंसी अपडेट्स में सबसे पहले सऊदी रियाल बाइंग रही 74.7, सेलिंग वाज 74.83। नेक्स्टली यूएई दिरहम बाइंग रही 76.89, सेलिंग वाज 77.02। ओमानी रियाल बाइंग रही 724.05, सेलिंग वाज 725.15। एंड लास्टली कुवैती दिनार बाइंग रही 910.7, सेलिंग वाज 912.32। ये थे करेंसी रेट्स आज के आपके सामने। एक स्टेगनेंट पोजीशन कल और आज मोर और लेस बिल्कुल सेम रेट्स दिखाई दे रहे हैं। इट मींस कि हमारा रुपी एक हम कह सकते हैं वैल्यूएशन सस्टेनेबिलिटी की तरफ आ रही है, और यही सस्टेनेबिलिटी एक्सपोर्टर्स को और इंपोर्टर्स को दोनों को रिक्वायर्ड होती है। दैट्स इट। इसी नोट पे प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। खासकर इकोनॉमी के हवाले से बात करें तो गवर्नमेंट की कोशिशें और गवर्नमेंट के जो हम कह सकते हैं तमाम इंसेंटिव्स कह लें या इनिशिएटिव्स कह लें वो रंग ले आए हैं, तो हम इसके ऊपर थैंक यू भी करना चाहेंगे और कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहेंगे। दैट्स इट। इसी नोट पर प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।